बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फ़िज़ा है मेरा नाम। यू आर वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। सबसे पहले नाज़रीन, हम एक बहुत ही सीरियस इशू से स्टार्ट लेना चाहेंगे। आपको पता है कि आज बड़ी पुरानी ही है, अगर मैं इसको कहूँ कि बल्कि एक ऐसी चीज़ चल रही है जिसको हम अपनी ज़ुबान में मिर्गी का दौरा कहते हैं। मिर्गी क्या होती है पता है किसी को? आज इसके ऊपर बात करेंगे। वैसे मगर अक्सर लोग जो है ना, जब किसी को ये दौरा पड़ जाए और कोई देखे तो लोग कहते हैं इसके ऊपर तो जिन का हमला हो गया है, इस पर जिन ने जो है ना हमला कर लिया है, सवार हो गया इसके ऊपर। कुछ लोग कहते हैं कि भाई इसको जो है ना जूता सूंघाना पड़ेगा। कोई कहता है प्याज काटो, फ़ौरन इसको सूंघाओ, ये ठीक हो जाएगा। कोई कहता है इसको लंबा लटा दो और सारी जूतियाँ, जिस किस्म की जूतियाँ हैं, रबड़ की जूतियाँ, चमड़े की जूतियाँ, हर जूती इसके मुंह के आगे रख दो और उसको बोलो सांस ले, ऊंचा ऊंचा सांस ले। तो ये मिर्गी का इलाज है, इसके ऊपर बात करेंगे। आज हमारे पास मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर टीपू सुल्तान साहब, जो कि प्रोफेसर हैं, पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट हैं और हमारे प्रोग्राम में पहली मर्तबा आए हैं। और इनसे आज इस टॉपिक के ऊपर हम पहली मर्तबा गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि ये ऐसे माहिरीन पर्सनालिटी हैं जो इस शोबे में बड़ी महारत हासिल कर चुके हैं। इसलिए आज इनसे सारी रहनुमाई और इनका इल्म जो है ना वो हासिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू फॉर योर टाइम। और मुझे सबसे पहले तो ये बताइएगा कि जो ये मिर्गी का दौरा है, इसका क्या जो इलाज है वो जूती है, चप्पलें हैं, रबड़ है, चमड़ा है, प्याज है, या फिर वाकई ये कोई जिन का असर है? बहुत ही इम्पॉर्टेंट आई वुड से कि पब्लिक जो पर्सपेक्टिव में आपने क्वेश्चन पहले से आगाज़ किया। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ये बहुत ज़्यादा समझा जाता है कि मिर्गी जो है ये जिन भूत के असरात के नतीजे में आती है, और उसके बाद फिर उसके इलाज के लिए ये जो आप अभी बता रही थी कि जूता और ये प्याज, इस तरह की चीज़ों को प्रैक्टिस किया जा रहा है फॉर आई वुड से सेंचुरीज। सर आपने देखा होगा, हम लोग रोड पे जा रहे होते हैं तो वहाँ पे भी ना एक रिक्शे वाला बेहोश है, और रोड से गाड़ी वाले, रेडी वाले और चलते फिरते लोग जो सड़क पे जा रहे हैं, वो उस बंदे को बिला वजह ना चप्पल सूंघाएंगे कि हो सकता है ठीक है कमजोरी या धूप की गर्मी या किसी डिहाइड्रेशन से नहीं बेहोश हो रहा है, ये जो है ना ये मिर्गी के दौरे से सब उसके मुंह पे चप्पल रख देते हैं। बिल्कुल ऐसे। तो बुनियादी तौर पे ये एक दिमाग की बीमारी है, कैफियत है, कंडीशन है। और ये अगर हम इसकी तारीख देखें ना तो ये कबल मसीह में भी इस बीमारी का जिक्र मिलता है। उस ज़माने में भी इस बीमारी का जिक्र था। उस ज़माने में भी जो ये सुपरस्टिशियस बिलीव्स वाले लोग थे वो उसको उस वक़्त भी जिन ही समझते थे और उसको उस वक़्त के हिसाब से इलाज कर रहे होते थे। मतलब कदीम बीमारी। हाँ जी, ये कदीम बीमारी बिल्कुल। एंशिएंट ग्रीक के लिटरेचर में भी इस बीमारी का जिक्र है। यस। और आज हम 21वीं सदी के, आप समझें कि पहला क्वार्टर इख्तिताम पजीर है। हाँ। तो आज भी इस बीमारी को कुछ जगहों पे इसी तरीके से समझा जाता है। पाकिस्तान भी उन ममालिक में है जहाँ पे सुपरस्टिशियस बिलीव्स का कल्चर है और इस बीमारी को जिन और भूत के साथ या साया के साथ जोड़ा जाता है। सर व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दिस? बुनियादी तौर पे ये ब्रेन का फंक्शनल डिसऑर्डर है। इसकी मिसाल मैं जब मरीज़ को बता रहा होता हूँ तो ऐसे समझाते हैं हम, चूँकि मैं बच्चों का डॉक्टर हूँ, चाइल्ड न्यूरोलॉजिस्ट हूँ, तो हम पेरेंट्स को बता रहे होते हैं ना, तो पेरेंट्स को हम ऐसे बताते हैं कि जैसे बिजली की दो तारें चल रही हैं जिसमें करंट चल रहा है, और अगर वो जस्ट आपस में टच भी करती हैं तो हम उसको कहते हैं कि शॉर्ट सर्किट हुआ है। और जब वो शॉर्ट सर्किट होगा तो अगर फॉर एग्जांपल टीवी की स्क्रीन, कंप्यूटर की है, तो उसके अंदर थोड़ी सी फ्लक्चुएशन आ जाएगी, वो डिस्टॉर्ट हो जाएगी टीवी की स्क्रीन। एंड इफ़ दिस एपिसोड लॉस्टेड फॉर फ्यू सेकेंड्स और वो दोबारा बहाल हो गई तो टीवी भी बहाल हो जाएगा और सिस्टम भी बहाल हो जाएगा। अब अगर ये जो शॉर्ट सर्किटिंग है, वो तारें जो जुड़ी हैं वो ज़रा लंबे अरसे के लिए जुड़ती हैं, तो उसमें स्पार्क आएगा, और स्पार्क अगर मज़ीद ये रहता है तो फिर आग लग जाती है तार में, धुआं निकलना शुरू हो जाता है। और अगर हम फिर भी उसको टैकल ना करें तो वो फिर आग फैलेगी करीब में, किसी कपड़े में, कागज़ में, पर्दे में, या घर की किसी, यानी कि इट डिपेंड अपॉन द ड्यूरेशन। वो एक जो शॉर्ट सर्किटिंग, बिजली की दो तारें जो आपस में सिर्फ जुड़ी हैं, वो पूरी बिल्डिंग को आग लगा सकते हैं। ठीक है, आप इसकी मिसाल ऐसे ले सकते हैं। अच्छा, ब्रेन के अंदर अल्लाह ताला ने बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स रखे हुए हैं, सेल्स रखे हैं, खुलिए जिनको हम कहते हैं, और उनका आपस में जो कनेक्शन है तारों के ज़रिए है, उसको हम कहते हैं कि वो उनके अंदर वायरिंग कनेक्शंस बनी हुई है।
उसके अंदर कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, केमिकल मवाद निकलते हैं जिससे ये पूरा हमारा निज़ाम चलता है। जैसे सिज़ोफ्रेनिया होता है वो या भी थोड़ा ब्रेन की पागलपन का दौरा होता है, Exactly. ये उन्हीं की फैमिली का कोई हिस्सा है मतलब? नहीं, हम प्रिसाइजली ये नहीं कह सकते। शिज़ोफ्रेनिया या जो डिमेंशिया ये भी बहरहाल बीमारियाँ दिमाग की हैं और ज़्यादा ओल्ड एज में होती हैं, लेकिन आपने राइटली पिक किया कि ये न्यूरोट्रांसमीटर जो केमियाई मवाद या मादे दिमाग के अंदर सक्रीट होते हैं उन न्यूरॉन्स में से, उनकी कमी या बेशी के नतीजे में ये बीमारियां आती हैं। अच्छा। तो अगर हम एपिलेप्सी की बात करें तो अगर कुछ सेल्स न्यूरॉन जो हैं वो अपना फंक्शन किसी भी वजह से ठीक तरीके से ना कर पाएँ और उनके अंदर ये जो मैंने बिजली की तार वाली मिसाल दी है वो अपना डिस्चार्ज जो है या स्पार्क बढ़ा दें, तो वो जो मूवमेंट है इंसान की गैर इरादी मूवमेंट, हरकत व सकनात, वो बढ़ जाती हैं। अब वो जब मूवमेंट बढ़ जाती हैं और एक ख़ास स्पीड से बढ़ जाती हैं तो वो दौरे की शक्ल इख्तियार कर जाती हैं। और इसको अगर हम ठीक ना करें फौरी तौर पे तो खुदा न खास्ता जो है वो दौरा जो है वो दिमाग के बाकी हिस्सों में फैल जाता है, और जब दिमाग के बाकी हिस्सों में फैलेगा तो वो फिर जो हरकत व सकनात हैं वो ज़्यादा एग्रेसिव मैसिव लेवल पे पूरी बॉडी में शुरू हो जाएंगी। और फिर वो जो मैं अगर दोबारा मैं मिसाल जो दी है उस पर जाऊँ तो जब वो बढ़ता चला जाएगा तो वो फैलता चला जाएगा, जब फैलेगा तो खुदा न खास्ता जो है ये नुकसान का बायस भी हो सकता है। अच्छा, बच्चों में मिर्गी क्या होती है और ये जो बाकी दौरे होते हैं ना, दिमागी दौरे लोगों को फिर किसी किस्म के पड़ रहे हैं, तो ये बाकी दौरों से कैसे मुख्तलिफ होती है? बच्चों में मिर्गी जो है रिलेटिवली एक जो अच्छी बात है वो काबिल इलाज भी है, और 2-4 साल दवाइयाँ अगर बाकायदगी से माँ बाप ने चूँकि खिलानी है, माँ बाप दवाइयाँ खिलाती हैं, तो ज़्यादातर 70-80% बच्चे जो हैं वो मुकम्मल तौर पे सेहतयाब हो जाते हैं और दवाइयों से भी उनकी जो है वो जान छूट जाती है। अच्छा, ये यस। कितने साल की कोई ट्रीटमेंट? 2 से 5 साल हम स्टैंडर्ड जो ट्रीटमेंट है वो 2 से 5 साल, और 70 से 80% बच्चे मुकम्मल सेहतयाब हो जाते हैं। वाह। और ये जो है ये क्या इनहेरिटेड भी होती है कि मतलब अगर माँ बाप को कोई इश्यूज थे दिमागी, कोई उनको दौरे पड़ते थे, तो वो आगे बच्चा जो कोई पैदा होगा तो उसके अंदर भी यही सारे सिम्टम्स के साथ इस बात का भी मैं जवाब दूंगा, लेकिन पिछले सवाल में जो आपने दूसरी बात की थी कि कुछ ऐसी एग्जाम होती हैं जिनको हम कहते हैं फेब्राइल फिट्स, दौरा ये झटका उसमें भी लगता है लेकिन वो मिर्गी नहीं होती। वो अमूमन उस वक्त लगता है अगर किसी बच्चे में एक ख़ास तादाद मिकदार का या उसका इंटेंसिटी सेवेरिटी का बुखार है 101, 102, 103, और सर्दियों में हमने देखा है ये दिसंबर के महीने में हमारे यहाँ कॉमन प्रैक्टिस है, बच्चे को सपोज़ नज़ला हुआ, ज़ुकाम हुआ, उस नज़ले ज़ुकाम में बच्चे को बुखार हुआ 100, हमने नज़ले के लिए बच्चे को 2-3 टोपियाँ पहना दी, जर्सियाँ पहना दी, साथ में हीटर चला दिया, तो वो 102 बुखार जो है वो बड़ी जल्दी 104, 106 पे चला जाएगा। क्योंकि हमने बुखार को निकलने का रास्ता ही नहीं दिया और ऊपर से हीटर भी चला के कमरे का एनवायरनमेंट बॉडी को और हीटअप कर दिया। तो उस सूरत में जो बुखार की सूरत में, गर्म हीटअप करने की सूरत में जो झटके लगते हैं उनको हम कहते हैं फेब्राइल फिट्स। अच्छा। अब फेब्राइल फिट्स का जो पहला बेसिक स्टेप है, इलाज है जो घर में करना है, माँ बाप ने करना है, वो है कि फ़ौरन कपड़े बच्चे के कम करने हैं, बुखार के लिए उसको पानी की पट्टियां करनी है। पहले ज़माने में तो कहते थे ठंडे पानी से नहा लो। एग्जैक्टली, हम भी कहते हैं बॉडी का जो दर्जा हरारत है वो नॉर्मल करो। एग्जैक्टली, बिल्कुल, एब्सोल्युटली परफेक्ट। अच्छा। हम भी यही कहते हैं कि आप ठंडा पानी नहीं, नॉर्मल पानी जो है, टैप वाटर जो है, उससे बाय डिफॉल्ट सर्दियों में तो ठंडा ही होता है, लेकिन आप बच्चे को जितना जल्दी उसका टेम्परेचर कम कर लेंगे, बच्चे का ब्रेन डैमेज कम होगा, वो जल्दी से फिट्स ठीक हो जाएंगे। और उसके बाद अगर सपोज उसको नज़ला ज़ुकाम बुखार है तो करीबी डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक पैरासीटामोल या कोई अगर और भी दवाई डॉक्टर तजवीज़ करे तो वो दें। ये एपिलेप्सी से अलग है। ओके, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। और ये आपकी बात बिल्कुल ठीक थी, क्योंकि बुखार जब किसी को हो, बॉडी हीटअप हो रही हो, गाड़ी जैसे गर्म हो रही होती है, तो उसमें आप पानी डालते हैं ना, गर्म खौलता पानी तो नहीं डालेंगे हीटअप गाड़ी में। उसी तरह जब बुखार हो तो ठंडे पानी की पट्टियाँ क्यों रखी जाती हैं? इसलिए डॉक्टर्स कहते हैं कि नॉर्मल जो ठंडा पानी उससे आप नहा लें ताकि बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल हो। ही सो राइट के मोजे, सॉक्स और ये सब कुछ पहना पहनू के टोपे शोपे उसको और हीटअप कर देते हैं हम। ये बड़ी मिस्टेक करते हैं। ब्रेक के बाद बात करते हैं। ओके, वेलकम बैक। और डॉक्टर टीपू सुल्तान साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हम मिर्गी के जो दौरे हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा, हम इनहेरिटेड भी पूछना चाह रहे थे कि क्या ये अगर माँ बाप में हो तो जब औलाद पैदा होगी तो उसको भी होगी? इनहेरिटेड एपिलेप्सी की कुछ अक़साम होती हैं, लेकिन ये हर बच्चे में या हर माँ बाप को, अगर माँ या बाप में से किसी को एपिलेप्सी है तो ज़रूरी नहीं है कि उनको एपिलेप्सी हो।
इनहेरिटेड या जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो हैं वो एक और अक़साम की एपिलेप्सीज़ हैं, वो ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स हैं जिनको हम कहते हैं। उसमें जो है अगर माँ बाप वो जीन बच्चे में ट्रांसफ़र करते हैं जो मिर्गी का मूजब हो सकता है, तो उस सूरत में जो है मिर्गी हो सकती है। लेकिन ट्रांसफ़र कैसे होता है, मतलब आई मीन मतलब है कि अगर माँ बाप कोई ऐसा जीन कैरी कर रहे हैं और वो कज़न मैरिज के नतीजे में, तो वो जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं उनमें कुछ अक़साम मिर्गी की हैं जो हम कह सकते हैं कि माँ बाप से बच्चे में ट्रांसफ़र हो जाती हैं। अदरवाइज़ ज़्यादातर बच्चों में मिर्गी जो है वो एपिलेप्सी जो है वो किसी न किसी एक्वायर्ड रीज़न से है। अगर मैं ये कहूँ कि कॉमनेस्ट रीज़न जो है मिर्गी की, उसमें जो बर्थ रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस है ना, जिसको हम कहते हैं कि बच्चे ने सांस नहीं लिया पैदाइश पे, नीला पीला हो गया और फिर उसको ज़रूरत पड़ी ऑक्सीजन की, पंप की, तो उस सूरत में जो है वो ब्रेन डैमेज हो जाता है। अब वो जो ब्रेन डैमेज एट द टाइम ऑफ बर्थ है वो फिर बाद में बाज़ दफ़ा मिर्गी का मूजब बन रहा होता है। अच्छा, और मुझे बताइए कि इसको डायग्नोस अगर करना है तो वो किस तरह से किया जाएगा? क्या ये आसान है, किसी ब्लड टेस्ट से होता है, या किस तरीके से इसको डायग्नोस करना है? इसका डायग्नोसिस आई वुड से आसान है। सबसे पहले तो हमने मिर्गी का दौरा विटनेस करना है। विटनेस करने से मुराद है देखना है। अब अगर दौरा घर पे पड़ा है तो डॉक्टर तो नहीं देख सकेगा। उसका आसान तरीन तरीका जो आज से 20 साल पहले हम नहीं कह सकते थे, क्योंकि उस वक्त मोबाइल वीडियो कैमरे वाले नहीं थे होते, लेकिन पिछले 5-7 सालों में हमारे मुल्क में भी जिस तेज़ी से टेक्नोलॉजी आई है, मोबाइल आया है और ये स्मार्टफोन विद कैमरास आ गए हैं, तो इसमें हम सब वालिदैन को कहते हैं कि कोई भी इस तरह की चीज़ हो तो आप शॉर्ट सा क्लिप 10-20 सेकंड का बना लें, और अगर वो आप वीडियो क्लिप दिखा दें तो इट्स रियली इजी फॉर द ट्रीटिंग फिजिशियन टू डिसाइड वेदर इट्स अ सीजर और समथिंग एल्स। उसके बाद अगर वो एपिलेप्सी का सीजर फिट जिसको हम कहते हैं, दौरा कहते हैं, वो हो तो जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट है वो है EEG। EEG की मिसाल मैं ऐसे देता हूँ जैसे दिल की ECG होती है, जिसमें दिल के ऊपर, चेस्ट के ऊपर 6 लीड्स लगाई जाती हैं, तारें लगाई जाती हैं, ऐसे ही इसमें ब्रेन के ऊपर, सर के ऊपर 15-20 तारें लगा के एक रिकॉर्डिंग की जाती है, विच मे बी 20-30-40 मिनट्स। अच्छा, वो जैसे मग्गा टेस्ट होता है, मगर उसको तो उससे तो मशीन में भेजा जाता है। मग्गा टेस्ट नहीं, इसमें मशीन में नहीं भेजा जाता। ये बच्चा जो है मदर्स लैप में भी बैठ सकता है, अगर बड़ा बच्चा है तो कुर्सी पे बैठ सकते हैं। अच्छा। इसमें ना सुलाना है, ना कोई बेहोशी है, ना नम करना, ना कोई टीका लगता है, ना कोई इसमें दर्द होती है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने इसलिए मिसाल दी ECG। अच्छा। ECG में सिर्फ तारें लगती हैं और वो 4-5 मिनट में हो जाता है। वो जैसे दिमाग की जगह पे लगेगी, इसमें दिमाग में वो तारें लगा के बकायमी होशो हवास, कोई टीका या कोई इसमें बेहोशी की ज़रूरत नहीं होती। तो उसके बाद ये रिकॉर्डिंग की जाती है जो मैंने बताया 20-30 मिनटों की होती है। उस रिकॉर्डिंग में क्या नज़र आता है? उस रिकॉर्डिंग में ब्रेन की वेव्स नज़र आती हैं। तो ब्रेन की वेव्स के अंदर ही छुपा होता है जो एपिलेप्सी की शार्प वेव्स कहते हैं, स्पाइक्स होती हैं। तो वो बेसिकली हम समझते हैं कि वालिदैन की सहूलत के लिए हम इसका कभी एक अलग से प्रोग्राम भी कर लेंगे। मगर मुझे ये भी थोड़ा सा बता दीजिएगा कि क्या होता क्या है, ब्रेन्स की जो वेन्स आप लोग देखते हैं वो वेन्स ब्लॉक होती हैं या फिर उनमें कोई जाल बना होता है, उसका क्या मसला क्या आता है? बेसिकली मैंने जो शुरू में आपको बताया ना कि ब्रेन के अंदर सेल्स होते हैं, न्यूरॉन्स, खुलिये, वो खुलिये जब अपना फंक्शन ठीक तरीके से नहीं करते, यानी कि वो मुसलसल ना एक फायरिंग कर रहे हैं। अच्छा। एक सब थ्रेशोल्ड लेवल पे, जिसके नतीजे में हम बात कर रहे हैं, हम चल रहे हैं, तो वो अपना काम कर रहे हैं ना। जैसे आपने शुरू में मिसाल दिया गाड़ी का इंजन गर्म हो गया, तो गाड़ी के इंजन में आपने देखा कई चीज़ें आपस में चल रही हैं विच आर इंटरलिंक्ड और कनेक्टेड है, और अगर उनमें से कोई एक जो मोटर है वो रुकती है तो कई मोटरें रुक जाती हैं। तो ऐसे ही ब्रेन के अंदर जो खुली है वो सेल्स हैं आपस में कनेक्टेड है, और अगर उसमें हीट अप हो जाए या उसका कोई पार्ट ख़राब हो जाए तो बहुत सारे पार्ट्स के ख़राब होने का, और अगर वो ख़राबी लंबी हो गई है तो वो फिर ज़्यादा डैमेजिंग होती है। अब सर इसके सिम्टम्स जो हैं वो क्या क्या होते हैं? इसके सिम्टम में कॉमनेस तो दौरा है जिसमें फिजिकल मूवमेंट, जर्क्स, झटके जिसको हम कहते हैं, लेकिन जो एक दो अनकॉमन प्रेजेंटेशन है जिसमें बच्चा गुमसुम हो सकता है। बच्चा कुछ देर के लिए 5 सेकंड 10 सेकंड जो है वो गुमसुम होता है, और एट टाइम ये इस तरह का दौरा है, इसको एब्सेंस सीजर कहते हैं, कि ये डायग्नोज भी नहीं हो पाता फ़ौरन से। आई मीन हमारे पास बाज़ दफ़ा पेरेंट्स आके कहते हैं कि डॉक्टर साहब हम इसको बुलाते हैं तो ये फ़ौरन रिस्पॉन्ड नहीं करता। लिटरेचर में लिखा होता है जहाँ पे टीचर इंटरेक्शन ज़्यादा है और क्लासरूम में अगर बच्चे थोड़े हैं, जहाँ पे टीचर इजीली बच्चों के साथ इंटरेक्ट कर रही है, तो टीचर कहती है कि ये बच्चा पहले तो बहुत ज़हीन था, अब इसके नंबर क्यों कम आ रहे हैं। तो वजह ये होती है कि उस बच्चे में अगर एब्सेंस सीजर जो है, जो कि बाज़ दफ़ा
बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर 2-4 घंटे 6 घंटे के स्कूल में हर 10 मिनट 20 मिनट बाद वो 5-7 सेकंड के लिए गुमसुम हो रहा है और उसको सुन ही नहीं रहा, समझ ही नहीं रहा कि टीचर ने क्या पढ़ाया, तो उसकी परफॉर्मेंस कम हो जाएगी। है बेहोश नहीं, बेहोश नहीं है। रहा, यस, अपनी होशो हवास में वो अपनी फेंट पे कहीं जा रहा है। एग्जैक्टली, और कुर्सी पे भी बैठा हुआ है, गिर भी नहीं रहा। कोई मुंह से, एक कॉमन सिम्टम है मुंह से झाग निकलना, वो भी नहीं निकल रही, लेकिन सिर्फ गुमसुम होता है। इसको एब्सेंस सीजर कहते हैं। अच्छा, तो ये बाज़ दफ़ा माँ बाप के लिए डायग्नोज करना मुश्किल होता है। एक और तीसरी किस्म है जो बहुत छोटे बच्चों में होती है, उसको हम कहते हैं इन्फेंटाइल स्पैज़म। उसमें बच्चे को ना एक झटका लगता है और बच्चा उसके बाद रोता है। अब उसमें माँ बाप समझते हैं कि शायद बच्चे को पेट में दर्द है, 2 महीने का बच्चा है, 4 महीने का बच्चा, उसको झटका लगता है। और बाज़ दफ़ा माँ बाप उसको डिस्क्राइब कर रहे होते हैं कि ये डर गया। एक तो वो जिन बड़े बच्चों वाले हैं, एक बाज़ दफ़ा इसलिए भी होता है कि छोटे बच्चों में भी वो समझ रहे हैं कि शायद बच्चा डर गया है। तो वो भी बाज़ दफ़ा डिले डायग्नोसिस की वजह से बच्चे को नुकसान पहुंचने का इस्तेमाल होता है। तो मैं हमेशा से वालिदैन को ये कहता हूँ कि अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो ना, तो आप हमेशा उसकी वीडियो मूवमेंट की, उस तरह की कैफियत की बना के तो अपने डॉक्टर से डिस्कस करें। लेकिन टेक्नोलॉजी का फ़ायदा ये हुआ है, जो मैंने पिछले 2-4 सालों में देखा है, कि बेशुमार माएँ इस तरह की कोई भी एबनॉर्मल अगर चीज़ देखती हैं तो माएँ उसको ख़ुद से सर्च करती हैं। आजकल टेक्नोलॉजी के दौर में जो पढ़ी लिखी माएँ वो गूगल कर रही हैं और वो उसको खुद से सर्च करके इसका बताती हैं। बहुत इम्पोर्टेंट जो मुझे लगता है कि इस पे आप रहनुमाई करें कि जब ये कुछ सिचुएशन किसी भी शख्स में, किसी भी बच्चे में, घर के किसी फ़र्द में देखी जाए, किसी को मुर्गी का दौरा पड़ रहा है, तो सबसे पहली फ़र्स्ट एड क्या होनी चाहिए चप्पल के अलावा, प्लीज़? बहुत अहम सवाल है, क्योंकि ज़ाहिर है अस्पताल पहुँचने में तो थोड़ा टाइम लगेगा। उसका जो फ़र्स्ट एड है, सबसे पहले तो आप मरीज़ को, बच्चा है या बड़ा है, उसको लिटा दें। उसको एक करवट पे लिटाएं। अगर उसने कोई टाइट कपड़े पहने हुए हैं, क्लोथिंग है, जिस तरह टाई है या कोई गले में ऐसा क्लोथिंग टाइट है, तो उसको खोल दें, उसको थोड़ा सा ईज़ आउट करें। उसके बाद जो है उसके अगर मुंह से कोई झाग वगैरह निकल रही है तो वो साफ़ कर दें। और ये अमूमन दौरा 1-1.5 मिनट का होता है। अमूमन मुंह में पानी डाल सकते हैं? नहीं, उस वक्त मुंह में कुछ नहीं डालना। अगर वो फर्स्ट टाइम हो रहा है तो ज़ाहिर है इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है जो मैंने बताए हैं कि उसको लिटा दें फ़ौरन, उसको गले के इर्द गिर्द कोई टाइट क्लोथिंग है वो खोल दें, मुंह में कुछ नहीं डालना। अगर मुंह से कोई झाग वगैरह निकल रही है तो उसको कपड़े के साथ, रुमाल के साथ साफ़ कर दें। ये जानलेवा तो नहीं हो सकती? जनरली ये जानलेवा नहीं होती। अगर मैंने बताया 1-1.5 मिनट में दौरा ठीक हो जाता है। अच्छा। बट इन केस ये दौरा लंबे हो रहे हैं तो उस सूरत में फिर ये ब्रेन डैमेजिंग हो सकती है। और अगर एक ऑलरेडी नोन पेशेंट है मिर्गी का, तो उसमें हम इसको कहते हैं रेस्क्यू मेडिसिन। तो रेस्क्यू मेडिसिन जो है वो घर में होनी चाहिए। रेस्क्यू मेडिसिन में कुछ गोलियाँ जो ज़ुबान के नीचे रखी जा सकती हैं, इंजेक्शन लगाया जा सकता है, पढ़े लिखे माँ बाप को हम ट्रेन कर देते हैं, वो लगा सकते हैं, पर्टिकुलरली फॉर दोज जो घर के और अस्पताल में फासला ज़्यादा है। और एक स्पॉस्ट्री जो है वो दौरे के दौरान इस्तेमाल की जा सकती है, जो मुस्तनद डॉक्टर, मिर्गी के डॉक्टर या जो पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट हैं वो माँ बाप को गाइड आपने कहा कि दवाइयों से इसका मुकम्मल इलाज हो सकता है। छोटे बच्चों में तो बहुत जल्दी बहुत जल्दी रिस्पॉन्स है और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। मैं फिर रिपीट करूँगा कि 2 से 5 साल का इलाज से 70 से 80% बच्चे मुकम्मल तौर पे सेहतयाब हो जाते हैं। वंडरफुल वंडरफुल। डॉक्टर सुल्तान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। आपको हम मदू करते रहेंगे, आपकी रहनुमाई की हमें इसी तरह ज़रूरत पड़ती रहेगी। थैंक यू अगेन एंड विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाजरीन। अभी एक और मेहमान है हमारे साथ जिसमें हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है फ्रॉड्स के हवाले से। और वो कौन से ऑनलाइन नहीं होते जो डिजिटल बैंकिंग के अंदर आपके साथ फ्रॉड्स होते हैं। अक्सर सुनने में आता है ना नाज़रीन के किसी शख्स के अकाउंट से कोई 40,000, 50,000 या लाख रुपए जो है वो गायब हो गए। अब वो किस तरीके से गायब होते हैं, किस तरीके से डिटेल्स जो है आपकी बैंकिंग की वो किसी और के पास चले जाती हैं या किसी और शख्स के पास चली जाती हैं कि आपकी जो अकाउंट है उसके ये अमाउंट्स कुछ ना कुछ जो है वो कहीं किसी और के पास ट्रांसफ़र हो जाते हैं। समटाइम्स तो ये पता चलता है कि हमारी जो एक कार्ड है ना उससे किसी ऑनलाइन वेब के ऊपर जो है ट्रांजैक्शन हो गई है। मोस्टली ये सुनने में आता है। हम कहते हैं भाई हमने तो ये कुछ किया ही नहीं ऐसा, हमारे कार्ड के थ्रू ये किसी ऑनलाइन वेब पे कैसे ट्रांजैक्शन हो गए। हम बैंक को फ़ोन करते हैं, भाई हमारे कार्ड से ये पेमेंट गई है, ये देखें जी स्टेटमेंट निकालें, ये कैसे ट्रांजैक्शन हुई है, ये पैसे किधर गए। मोस्टली ये होता है जो मुझे लोग देख रहे हैं जी उनके लिए शो है।
आज हमारे पास नाजिश अली साहब मौजूद हैं जो कि सीनियर बैंकर भी हैं और माइक्रो फाइनेंस के एक्सपर्ट भी हैं, इसलिए इनको मदऊ किया है। आज इनसे जॉन सा है ना इस डिटेल पे बात करते हैं कि ये होता क्या है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत है आपकी? जी शुक्र अल्लाह। सर ये मुझे बताइएगा कि ये जो ऑनलाइन में फ्रॉड्स होते हैं ये किस तरह से हो जाते हैं? इतना सिक्योर सिस्टम होता है बैंकिंग का एंड देन स्टिल हैविंग फ्रॉड्स। फ़िज़ा जो है इसका कसूर 90% ये होता है कि हम लोग अवेयरनेस की तरफ जाते नहीं हैं। हमारी आवाम जो है अवेयरनेस के बहुत से ऐसी चीज़ें होती हैं जो मीडिया पर चल रही होती हैं, फिर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, जितनी जो डिजिटल एप्स चल रही हैं वो एक अवेयरनेस के सेशंस भी कर रही होती हैं और मीडिया के थ्रू उन सेशंस को बताया भी जा रहा होता है। लाइक कोई भी आप अगर ट्रांजैक्शन करती हैं बैंकिंग की, आज डिजिटल हर बंदे के पास ऐप मौजूद है, तो आप ऐप पे कोई भी ट्रांजैक्शन करती हैं तो आपको OTP आता है। OTP क्या है? एक पासवर्ड है, वन टाइम पासवर्ड है। अब अगर वो पासवर्ड आप किसी को बता देंगी और फिर कहेंगी मेरे साथ फ्रॉड हो गया, तो दैट्स वेरी बैड थिंग कि आपकी जो सीक्रेसी है वो आपने अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो किसी के साथ शेयर नहीं करनी। तो वो वन टाइम पासवर्ड जो है वो देखेंगी आप मुख्तलिफ 3 to 4 डिजिट्स का होता है, 4 to बल्कि आज तो 6 और इवन 8 डिजिट्स पे जाना शुरू हो गया ताकि हम उसकी सिक्योरिटी को ज़्यादा मद्देनज़र रखा जा सके। तो जब तक मगर कुछ ऑनलाइन बैंकिंग्स में होता है, हर ऑनलाइन बैंक में तो नहीं होता। समटाइम्स यू ओनली नीड टू प्रेस द लॉक। जो प्रोटोकॉल्स होते हैं वो डिफाइंड बाय रेगुलेटर होते हैं। अब रेगुलेटर कौन है? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कोई भी जो रेगुलेशन देनी है वो तमाम बैंक्स के लिए देनी है। अब अगर आप देखें तो बैंक्स भी 3-4 किस्म के हैं। कमर्शियल बैंक्स हैं, माइक्रो फाइनेंस बैंक्स हैं, डिजिटल बैंक्स हैं और उसके अलावा EMIs और फिनटेक्स हैं। तो सबके प्रोटोकॉल्स जो है उसको डिफाइन रेगुलेटर ही कर रहा होता है और रेगुलेटर के जो जितनी भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो सबके लिए एक ही होती हैं। और उसने आप देखें कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई ऐप डाउनलोड करनी है और अगर आपको कोई लिंक आ गया, आपको मैंने कहा कि फ़िज़ा ये आप लिंक से जो है वो डाउनलोड कर लें इस ऐप को, तो आपने नहीं करनी। आपने कोई भी ऐप अगर डाउनलोड करनी है तो गूगल स्टोर पे जाएं या एप्पल का स्टोर है, उस वहाँ पे जाके अगर ऐप आप डाउनलोड करती हैं तो दैट इज़ सिक्योर्ड। उसकी पूरी इंक्रिप्शन जो है मौजूद है, वो सिक्योर्ड है, एंड टू एंड जो है वो इंक्रिप्टेड है। तो अगर उसके अलावा अगर आप खुद से कोई भी किसी दोस्त के कहने पर जो है वो आपने एक लिंक आया और उसको क्लिक कर लिया, तो उस लिंक के पीछे बहुत सी मेल फंक्शनिंग जो है ना मौजूद हो सकती है। हैकर्स भी हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक किसी दोस्त ने आपको एक लिंक शेयर किया और आपने वो लिंक क्लिक कर लिया और वो बज़ाहिर आपको नज़र आ रहा होगा एक पिक्चर है, लेकिन उस पिक्चर के थ्रू आपके मोबाइल के अंदर जितना भी डाटा है वो सारा उसके पास जा सकता है। अच्छा, हमारा जो पर्सनल डाटा होता है जो कि हम बैंक सेक्टर्स में देते हैं, बैंकर्स के पास होता है, हमारे अपने पर्सनल जहाँ पे भी अकाउंट होता है, ये जो पर्सनल डाटा होता है ये बाहर लीक आउट कैसे हो जाता है? ये बाहर कैसे जाता है? बैंक्स के ज़रिए बाहर ये डाटा, पर्सनल डाटा जाना, ये क्या कोई बैंक्स के लोग तो नहीं अंदर मिले होते जो ये डाटा आपका बाहर कर देते हैं? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। एम्प्लॉई ऐसी हरकत नहीं कर सकता होता क्योंकि उसने सैलरी लेनी है। तो अगर वो किसी भी जगह से इस तरह बहुत 0.1% चांसेस हो सकते हैं कि कोई एम्प्लॉय जो है वो इसमें इन्वॉल्व हो, लेकिन ऐसा नहीं होता। एक चीज़ मैं बार बार मुख्तलिफ़ जगहों पे जो है ना कह रहा हूँ, सोशल इंजीनियरिंग क्या है? सोशल इंजीनियरिंग ये है कि फ़िज़ा ने खाना खाया, होटल में गई और वहाँ पे अपना स्टेटस अपलोड कर दिया कि मैं इस होटल में खाना खा रही हूँ। अब आप उसके बाद जो है आप किसी जगह पे आपने ड्रेस ख़रीदा तो आपने ड्रेस की पिक्चर लगाई स्टेटस पे, मैंने ये ड्रेस ख़रीद लिया। अब जो बंदा, उसे पता है कि आप एक वेल्दी खातून हैं और आपके पास पैसे भी हैं और वो आपकी सोशल इंजीनियरिंग के थ्रू आपको ट्रैक कर रहा है। अब जब उसके पास इतना इन्फॉर्मेशन इकट्ठी हो गई कि आप शॉपिंग कहाँ करती हैं, आप जो है ना जा कहाँ रही हैं, तो उसने आपको एक मैसेज शेयर कर दिया कि आप कल अल-फतेह पे गई थी और वो आज आपका ये जो है गिफ्ट आपका निकल आया, कल आपने शॉपिंग की थी।
तो आपको पता है कल आप अलफतेह गई थी, उसको कहाँ से वो चीज़ मिली? आपके स्टेटस से। तो उसने उस चीज़ को इनकैश किया और आपको एक मैसेज शेयर कर दिया। आपने फौरी तौर पे उसको देखा, और ये भी पॉसिबल है कि आपको उसने कोई कोड शेयर किया हो उसके थ्रू, और ये उस आपको कहे कि ये कोड मुझे आप सेंड कर दें। जब आप उसको अपना कोड सेंड करेंगी तो आपका व्हाट्सएप का डाटा, आपका स्नैपचैट का, आपका इंस्टा का, जो आपकी ऐप्स मौजूद हैं जो आपके मोबाइल में हैं, वो सारी हैक हो गई। तो उसमें कसूर जो है वो हमारा अपना ही होता। आजकल एक और चीज़ शुरू हो गई ना, मोबाइल स्क्रीन शेयर। आपका मोबाइल, अगर कोई आप कहीं बैठे हुए हैं और आपको कोई काम करना नहीं आ रहा, एंड यू आर जस्ट डूइंग सम सेटिंग्स, और कोई भी मोबाइल की ऐप पे या किसी इंस्टा पे या किसी फेसबुक पे आप जाके कोई काम करें अपने मोबाइल से, एंड देन आप किसी को पूछते हैं कि भाई मुझे ये काम नहीं आ रहा, मुझे बताओ ये कैसे करना है, वो किस तरह से होगा, तो कोई आपको ये कहता है ना कि आप अपना स्क्रीन शेयर करें, तो वो जो स्क्रीन शेयर कर रहे हैं वो उनके साथ आपकी मोबाइल की स्क्रीन शेयर हो रही है जो आप देख रहे हैं, तो उसमें फिर चीज़ें, डाटा उसमें से भी जा सकती हैं? नहीं, देखें, ये उसके लिए एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म मौजूद हैं, जैसे एनी डेस्क है, तो एनी डेस्क उसमें भी तो स्क्रीन शेयर ही है ना। स्क्रीन शेयर होना एक और चीज़ है। लाइक अगर फॉर एग्जांपल मैं किसी मीटिंग में बैठा हूँ और मुझे अपना डाटा जो है, ये अपनी स्क्रीन जो है वो शेयर करनी है जूम के ऊपर, तो मैं अपनी सिर्फ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, उसके अंदर मैं कोई पासवर्ड शेयर नहीं कर रहा या कोई लिंक शेयर नहीं कर रहा, मैं सिर्फ अपनी स्क्रीन दिखा रहा हूँ सबको। डेट इज़ ओनली फॉर डिस्प्ले। वो मैं शेयर डज नॉट मीन कि मैं उसको कोई चीज़ भेज रहा हूँ। एक सिर्फ स्क्रीन दिखा रहा हूँ और उसके ऊपर जो मैंने जो डाटा बनाया हुआ वो दिखा रहा हूँ कि ये चीज़ें हैं और इसको ये काम इस तरह करना है। अब अगर मैं उसका पासवर्ड अगले को दे देता हूँ तो वो पासवर्ड के ज़रिए तो कुछ भी हो सकता है। अच्छा, ये जो हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ठीक है, उसमें हम अपनी डिटेल्स लगाते हैं, कार्ड की डिटेल्स होती है ऑफ कोर्स, तो कुछ लोग क्या करते हैं उसको सेव कर देते हैं। वो आपसे पूछते हैं ना ऑनलाइन डिटेल्स के लिए कि आपको सेव रखनी है ये सारी इन्फॉर्मेशन, वो सेव पे लोग क्लिक कर देते हैं। अब आप कहीं पे भी ऑनलाइन शॉपिंग करने जाते हैं, आपका वो इन्फॉर्मेशन सेव पे आती है, आके लॉगिन हो जाती है सारी चीज़ें। तो मुझे ये बताइए कि ये कहीं इस वजह से भी तो हमारी इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं होती कार्ड की, कि जो हमारी ट्रांजेक्शन हो जाती हैं, ये ऑनलाइन ऐप शॉपिंग सब सेफ है? देखें, ऑनलाइन जो ऐप्स हैं लाइक draz.com है या जो दूसरी नहीं, नाम नहीं किसी का लेना, नहीं, मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि वहाँ पे अगर आप शॉपिंग कर रहे हैं तो वो सेफ हैं, कोई उसमें ऐसा इशू नहीं है। अच्छा, द थिंग इज दैट कि आपने अगर जिस ऐप के ऊपर या जिस आपने जगह पे अपना पासवर्ड सेव किया है वो सेफ है या नहीं है, तो आपको मोस्टली अपना पासवर्ड सेव नहीं करना। ऑनलाइन किसी भी जगह पे आप कार्ड डिटेल की इंफॉर्मेशन सेव ना करें तो इट इज़ बेटर। अच्छा, वहाँ पे यूज़ किया जा सकता है आपकी इन्फॉर्मेशन को, आपके कार्ड को। बात है वहाँ पे उसकी चांसेस, आपने चांसेस क्रिएट कर दिए हैं। अब ये हो गया, अब क्या करें? बैंक के पास बंदा आता है या फिर FIA के पास जाता है बंदा, किधर जाता है, किधर जाना है? हाँ जी, इट इज़ वेरी गुड क्वेश्चन कि हमने जाना कहाँ है। अगर कोई फ्रॉड बैंक के पास हुआ है तो लाजमी बात है वो फौरी तौर पे कस्टमर जो है वो उसके साथ किसी किस्म की उसे कोई हैकिंग हुई है तो वो कॉल सेंटर पे कॉल करेगा बैंक के और उसको बताएगा कि जी ये मेरा कार्ड ब्लॉक कर दें। किसी किस्म की भी उसको सस्पिशियस एक्टिविटी नज़र आई है अपने कार्ड पे या उसे लगा कि मेरी कुछ अमाउंट डिडक्ट हो गई है तो वो फौरी तौर पे बैंक को बताएगा। अब बैंक के पास एक डिपार्टमेंट है FRMU, जिसे हम फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट यूनिट कहते हैं। वो फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट यूनिट जो है वो प्रॉपरली उसको प्रोब करेगा कि ये ट्रांजैक्शन क्या हुई है, किसने की है, बैकएंड के ऊपर वो सारी हिस्ट्री निकाल के। तो अगर तो उसकी ट्रांजैक्शन जेन्युइन है और या उसके साथ कोई ऐसा जेन्युइन हुआ है, उसके किसी अपने ने नहीं कर लिया, ऐसा भी बहुत से चांसेस हैं कि डेबिट कार्ड जो है आपने अपना पासवर्ड अपने ही, यानी अगर इफ़ यू आर मैरिड तो आपने हस्बैंड को दिया हुआ है या बच्चों को दिया हुआ है और उन्होंने इस्तेमाल कर लिया हो, तो दिस इज़ पॉसिबिलिटी ये मौजूद है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट यूनिट जो है वो विद इन, उनका एक टाइमलाइन होती है कि 30 to 45 डेज़ के अंदर वो सारा प्रोब करके आपको पैसे वापस मिल जाते हैं। दूसरी चीज़ आपने जो बात की, तो अब हमने हमारे जो रेगुलेटर सिर्फ स्टेट बैंक नहीं है, हमारा FIA भी रेगुलेटर है, BR भी रेगुलेटर है।
तो FIA ने अपने अंदर ही एक सेल बना लिया जिसे NR3C कहते हैं हम, यानी ये साइबर क्राइम से रिलेटेड जितनी भी जो कंप्लेंट्स हैं वो उस सेल को जो है वो मौजूद है नेट के ऊपर, उसको हम ईमेल करते हैं और वो फौरी तौर पे उस पर काम करने लग जाते हैं। लाइकवाइज इस तरह NCCIA के नाम से एक नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन यूनिट है, वो भी इसी के ऊपर काम कर रहा है। तो पाकिस्तान में 3-4 इदारे, अगर टेलीकम्युनिकेशन है तो PTA का साइबर क्राइम अपना अलहदा है, इसी तरह कंप्यूटर से रिलेटेड है तो वो पाकिस्तान कंप्यूटर के नाम से एक साइबर सेल मौजूद है। तो ये 3 to 4 डिपार्टमेंट्स हैं जो सारे इसी पे काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वेरी वेल, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, आपने बहुत अच्छी रहनुमाई की। और एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक, यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। नाज़रीन, ज़बरदस्त मेरी फेवरेट आपा अभी मेरे साथ मौजूद हैं, नैयर आपा, और वो आपकी भी ज़बरदस्त फेवरेट हैं क्योंकि आजकल इतनी ज़बरदस्त चीज़ें हम लोगों को इंट्रोड्यूस करवा रही हैं, बता रही हैं। जिस तरह से मैं बात करती हूँ ना कि हर्बलिस्ट है और आपको हमेशा हर्बल चीज़ों की तरफ लेकर आती हैं, और आपको घर से जो जो चीज़ें आपको ग़िज़ा मिल सकती है, प्रोटीन्स और जो आपको वाइटमिन्स, मिनरल्स, तो वो आपको अपनी किचन से किस तरीके से हासिल हो सकती हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप अपने बच्चों की ज़िंदगी की उसकी नशोनुमा के लिए किस तरह से एफर्ट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ों को जानने के लिए आज हमने इनको बुलाया। और आज हम बात करेंगे मुरब्बों के ऊपर। अगर आपने लाइव कॉल करके कोई रेसिपी, कोई चीज़ पूछनी है तो मेक श्योर आज मैं फ़ोन उठाऊंगी, कॉल कर लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम फिज़ा। कैसी नहीं है? अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह, सबके जाओ। माशाल्लाह, आज हम मुरब्बों के ऊपर हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं कि जो हमने अपने बचपन में हर टाइम घर में मौजूद देखी हैं। हाँ। ठीक है, अब जिस तरह से अब गाजरों का जो है वो सीजन है, सेब जो है वो छोटा सेब समझ जो है वो सेब, हाँ जी, सेब आता है तो वो सस्ता होता है बहुत ज्यादा। ठीक है, तो हमने आमले का मुरब्बा, हड़ का मुरब्बा, ये सारे, गाजर का मुरब्बा, ये हमने बचपन से ही खाए भी हैं और कभी इनको अपने फ्रिज के अंदर अपने घर से खत्म नहीं देखा। तो अब आजकल जो है ना, जो जरूरत है, जो कमी है जिन चीजों की हमारी न्यू जनरेशन के अंदर, देखिए हमारा बेसिकली जो मकसद है, हम लोगों ने तो उन चीज़ों को अडॉप्ट किया, लेके चल रहे हैं, खाएं भी, हमारे वालिदैन ने खिलाई, लेकिन अब जो हमारी जनरेशन, जो बच्चियां हैं, अब जो शादी जिनकी होने जा रही है, तो वो जाहिर सी बात है कि आगे अपनी फैमिली को जो है वो लेके उन्होंने चलना है। तो उनकी अपनी हेल्थ के लिए, उनके बच्चों की, उनकी फैमिली की हेल्थ के लिए क्या चीज़ें जो है वो बेहतर है। बेसिकली हमारे जो है वो ये वाले जो है वो सेगमेंट का मकसद ही जो होता है वो इन नेचुरल ऑर्गेनिक चीज़ों को, हेल्दी चीज़ों को प्रमोट करना है। तो जैसे हमने पंजीरी पे बात की, हमने सरसों के साग पे बात की, तो उसके बाद हमने पूरा बहुत मज़े का था। आपने साग बनाया, मैं तो घर भी लेके गई थी नाज़रीन, मैंने बड़े मज़े से खाया। और उसके बाद इतनी लालच हुई, मैं पता नहीं किस किस से साग मांगती थी। उसके बाद मेरे ड्राइवर भाई हैं, उनसे साग मंगवाया, कल फिर आया साग। अच्छा, माशाल्लाह। तो वो एक जैसे वो नहीं, हाँ जी, बिल्कुल खुल गया। बिल्कुल, मेरे जो है वो सफेद मकई का आटा भी आया हुआ है मेरा सवास से। तो इंशाल्लाह आपको वो भी दूंगी, उसके साथ आप साग की रोटी खा के, वो साग को खा दिया था मुझे, एक पेड़ा भी दिया था वो, नहीं, वो लाल मकई का था। सफेद मकई का टोटल डिफरेंट टेस्ट है और बहुत मजे का है। सफेद और लाल मकई, जी जी जी, उधर वाली साइड के ऊपर व्हाइट कलर की जो है वो मकई होती है, उसकी मिठास, उसका जायका टोटल इस वाली मकई से डिफरेंट है। पावरफुल कौन सा है? पावरफुल तो दोनों ही है, लेकिन यह है कि वो वहां पे ठंडे इलाकों में जो लाल मकई है, ये हमारे इन एरियाज के अंदर होती है जहां धूप वगैरह होती है ज्यादा, वो होती है पहाड़ों पे, नॉर्दर्न एरियाज पे। अच्छा। तो वो उसका टेस्ट ही टोटल इस वाली मकई से जो है वो डिफरेंट है। तो मैं आपको वो वाला मकई का आटा दूंगी, उसकी रोटी आप साग के साथ बना के खाइएगा, आप यकीन करें कि एक डिफरेंट टेस्ट को आप इंजॉय करेंगे। यहाँ पर जैसे कहा जाता है ना कि आंवला अगर जब अच्छा आपको मिल रहा हो, आंवले का मौसम आ जाए, तो आप जरूर इस्तेमाल करें अपनी डाइट में। मगर मोस्ट ऑफ द घर जो है वो आंवले की शिफा हासिल नहीं कर पाते क्योंकि उनको रेसिपीज नहीं पता। ऐसे ही है। जैसे आंवले का मुरब्बा हम सुनते आ रहे हैं कि अगर वो खाएं तो बहुत फायदेमंद भी और
इजी जी 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 बिल्कुल। देखें पूरी जो है वो पूरा साल हमें किन चीज़ों को फेस करना पड़ता है, जो क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, हमारे क्लाइंट्स आ रहे होते हैं, वो यही होता है कि हमारी स्किन हमारे बाल, हमारी स्किन हमारे बाल, चाहे वो एक्ने है, चाहे ड्राइनेस आ रही, बाल गिर रहे हैं, रफ हो रहे हैं, बढ़ नहीं रहे हैं, वक्त से पहले सफ़ेद हो रहे हैं, तो ये जो सारे इश्यूज हो रहे होते हैं ना, अब देखें आंवला इस टाइम तकरीबन 2 या 250 रुपए किलो है, ठीक है। अगर आप 4 या 5 किलो आंवला तकरीबन 1500 नहीं 2000 का आ जाएगा। 1000 की आपकी जो है वो उसके अंदर जो है वो चीनी लगेगी सिंपल, और 5-7 आपके लेमन लगेंगे। ये 5 किलो आंवले का अगर आप मुरब्बा बना के रख लेते हैं, या 5 किलो आंवले का आप अचार बना के रख लेते हैं, चाहे वो तेल में बनाए, चाहे जैसे मैंने जो है वो आपको रेसिपी शेयर की थी सिरके और शक्कर के अंदर, ठीक है। आप 5 किलो आंवला अगर बना के रख लेते हैं, ये पूरे साल के लिए जो है ना, ये वो आपका जो है वो न्यूट्रिएंट है, ये वो चीज़ है कि अगर डेली बेसिस के ऊपर अगर 2 आंवला आप खाना शुरू कर देते हैं, ये आपको, आप देखें आंवला हेयर ऑयल, आंवला हेयर ऑयल कितना ज्यादा एक्सपेंसिव और यूज हो रहा होता है। तो आंवला जब आप कंज्यूम करेंगे, आंवला जब आप खाएंगे, ये नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट विटामिन सी है, और इसके अंदर ये क्वालिटी और प्रॉपर्टीज हैं कि ये आपके गिरते हुए बालों को रोकता है, आपके बालों की ग्रोथ को जो है वो बेहतर करता है, आपकी नजर के लिए अच्छा है, आपके दिमाग के लिए अच्छा है, ओवरऑल आपकी हेल्थ के लिए जो है वो आंवला बेहतरीन है। नहीं यार आपा कि जो आंवला है उसमें इतनी शिफा है कि जो सिर्फ और सिर्फ दांत ये नहीं निकाल सकता, हाँ जी, कि अगर कोई दांत गिर जाए तो उसको दोबारा निकाल दे। हाँ, बाकी चाहे बाल काले करने की भी बात हो, तो अगर आंवला खाना शुरू करें तो सर के बाल भी काले आना जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जिन लोगों के बच्चों के दिमागी कमजोरी की वजह से, नजला जुकाम फ्लू की वजह से जो है वो बाल वक्त से पहले सफेद हो रहे हैं, तो वो जब दिमाग के लिए जो है ये एक ताकतवर जो है वो चीज है, तो जब आपकी ब्रेन हेल्थ आपकी जो है वो न्यूट्रिएंट्स आपको जो है वो पूरे मिलेंगे, तो आपके वक्त से पहले अगर बाल सफेद हो रहे हैं तो ये रुक भी जाएंगे और दोबारा से जो है वो काले भी हो जाएंगे। आप देखें कि बड़े जो है ना वो कहते होते थे कि वड्डियां दा क्या ते आमलियां दा खादा एक वक्त ना पता चलता है। यानी कि बड़ों की बात कही हुई ना उस टाइम नहीं फील हो रही होती जब हम यंग एज के अंदर होते हैं, ऊपर से सर से गुजर जाती है, लेकिन जब एक टाइम आता है जब उस फेज से गुजरते हैं फिर याद आता है कि हाँ हमारे हड्डियों के लिए भी अच्छा है। जी 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 आंवला आपकी जो है वो हड्डियों के लिए, क्योंकि इसके अंदर जो है वो कैल्शियम है, फास्फोरस है, ठीक है, बल्कि सबसे ज्यादा सोर्स इसी के अंदर पाया जाता है कैल्शियम का। और कैल्शियम, और दूसरे नंबर पे वो वाला विटामिन सी के सेब से ज्यादा जो है वो जो न्यूट्रिएंट्स है वो आंवले के अंदर है। ये वो कहते हैं कि गरीबों का जो है ना ये सेब है, कि यानी कि अगर सेब 250-300 रुपए किलो है ना तो ये बहुत सस्ता है। तो ये अगर आप जो है वो 3 या 4 सेब खाते हैं, आप 2 आंवला खा लेते हैं, तो आपको वो तमाम जो है वो न्यूट्रिएंट्स जो है वो मिल जाते हैं। बिनाई के लिए सुना है, जो बच्चे पढ़ नहीं पाते, शिकायत आती है स्कूल से कि भाई उनको ब्लैक बोर्ड में चीजें या प्रोजेक्टर में ब्लर हो जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, नजर के लिए जो है वो आंवला जो है वो आंवला से बेहतर कोई चीज नहीं है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि 2 आंवले का मुरब्बा। दूसरे नंबर पे जो बहुत ज्यादा इशू और मसले मसाइल हो रहे होते हैं, जो भी स्किन से रिलेटेड या बालों से, कॉन्स्टिपेशन है, और वो बच्चे जो है ना, बच्चियां इस चीज़ को जो है वो डिस्कस नहीं करती हैं, बताती नहीं है कि हमें ये मसला हो रहा है, ये प्रॉब्लम हो रही। तो अगर कॉन्स्टिपेशन का जो है वो प्रॉब्लम है, इशू है, आपने खाना खा लिया, डाइजेस्ट नहीं हो रहा, ब्लॉटिंग हो रही है बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा, ठीक है, आपके स्टमक के अंदर कोई भी इशू है, एसिडिटी है जो वो बहुत ज़्यादा, तो कोई भी आपका जो मिदे से रिलेटेड आपकी जो है वो गट हेल्थ के लिए ये इतना ज़बरदस्त है कि 2 आंवले, अगर जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन है, 2 आंवले 1 हड़, ये आप खाली पेट जो है वो 1.5 महीना खा लें, लाइफ भर के लिए आपकी जो है वो कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाती है, आपका मैदा हेल्दी हो जाता है। आंखों की आपने बात की, जिन लोगों की जो है वो आइज, जिस तरह से आप बता रही हैं अभी एज नहीं है, आंखें जो है वो नज़र ब्लर हो रही है या ऐनक पे जो है वो बात चली गई है, वो 2 आंवला जो है वो रेगुलर खाना शुरू करें, उनकी आंखों की हेल्थ बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। दूसरे नंबर पे आई जो है वो वॉश आंवला के साथ बनाएं। आप क्या करें कि आंवला का जो है वो पाउडर ले लें, रोज़ वाटर, लेकिन खालिश वाला रोज़ वाटर होना चाहिए। तो रोज़ वाटर अगर 100 ml है तो आधी चाय की चम्मच आंवले का पाउडर उसके अंदर डाल दें, या अगर फ्रेश आंवला है तो फ्रेश आंवले को जो है वो कश करके जूस उसका निकाल के डाल लें। ये आपका बेहतरीन जो है वो आई वॉश जो है ये टोनर है। ये न सिर्फ आपकी आंखों के लिए जो है वो नज़र के लिए जो है वो बेहतर है, आपके जो डार्क सर्कल्स वगैरह कोई भी इशूज़ आ रहे हैं उसके लिए जो है ये बेहतरीन है। आंखें जिनकी जो है वो बहुत ज़्यादा ड्राई रहती हैं, रेड रहती हैं, इचिंग, रैश या खारिश हो रही होती है,
उस सब के लिए जो है ये आई वॉश आंवले का रोज वाटर के अंदर आप बना के रखें, आंवला खाएं भी और इसके साथ आप अपनी आंखों को वॉश भी करें। क्या बात तो है। इंशाल्लाह। और जो बच्चियां डेली बेसिस पे जो है वो लेंसेज लगाती हैं, उन्हें ये बहुत ज़्यादा इश्यूज आइज़ का हो रहा होता है, तो शाम में अगर आपने लेंसेज जो है वो निकालने हैं, उतारे हैं, तो फिर इस वाले आप आई वॉश के साथ अपनी आंखों को मस्ट वॉश करें। क्या बात है। नहीं, आप हमारे साथ हैं, जितने मुरब्बों की बात कर चुकी हैं ना अब यहाँ पर, गाजर का हो, आंवले का हो, सेब का हो, इस सब के ऊपर हम बात करेंगे, इसकी रेसिपी भी सीखेंगे किचन में। आ जाइए जल्दी। वेलकम बैक। अच्छा नहीं यार, आप मेरी तारीफ करी थी कि आजकल मैं बड़ी दबंग हुई हूँ, बड़ा सच बोलती फिर रही हूँ। अच्छा लग रहा है ना सच बोलना मेरा? बिल्कुल जी बिल्कुल, सच का साथ देना चाहिए ना। सच को आँच नहीं। क्या बोलती है। अच्छा अब ये आपने चढ़ा दिए गाजर और सेब, सेब का छिलका उतार के? हाँ जी बिल्कुल, गाजर को भी छील के? हाँ जी। देखिए जो सीजनल बेसिकली जो मुरब्बों का असल जो मकसद है ना, जब जो सीजनल वेजिटेबल्स हों या फ्रूट्स हों या हर्ब्स हों, और दूसरे नंबर पे जो इन चीज़ों को हमने, और सस्ती हो, क्योंकि जब सीजनल होती हैं सस्ती होती हैं और उसी का ही जो है वो फायदा होता है, तो उनको हमने उनकी नेचुरल फॉर्म के अंदर किस तरह से प्रिजर्व करना है और पूरा साल उससे जो है वो किस तरह से जो है वो हेल्थ बेनिफिट्स के लिए जो है वो उसको यूज करना है। ठीक है, अब देखें आजकल जो है वो गाजर रेड कलर की आई हुई है, बिल्कुल फ्रेश गाजर है, सस्ती है, तो मुरब्बों के लिए आपने बिल्कुल जो फ्रेश वाली रेड वाली गाजर, ऑरेंज कलर की भी जो आती है वो नहीं, वो नहीं लेनी, उसका कोई फायदा नहीं है, कोई उसका जायका नहीं, वो तो जब सीजन नहीं होता तो फिर हमें जो है वो डिफरेंट अपने चाइनीज खानों वगैरह में जो है वो यूज करनी पड़ती है। तो आजकल जो है ये सीजन है, सस्ती है, इस सीजन के अंदर जो है वो आप इसको जो है वो यूज करें। ठीक है। उसके बाद जो सेब है, सेब आप देखें कि जो छोटे वाले सेब हैं तो सस्ते होते हैं, जो ग्रीन वाला एप्पल होता है सस्ता भी होता है, और इनके बेनिफिट्स मुरब्बे के अंदर जो है वो ज्यादा है। तो इसके लिए हमने जो है ये देखें इस तरीके से जो है वो गाजर को जो है वो छील लिया, अच्छी तरह से धो के इसको आप छील लें, और सेब को भी आपने जो है वो इस तरह से जो है वो हम स्टीम भी कर सकते हैं क्या? इसको स्टीम ही करते हैं, लेकिन क्योंकि थोड़ा सा हमारा यहाँ पे प्रोग्राम में वो नहीं था स्टीम वाला, जिन लोगों को नहीं है तो वो पका भी सकते हैं इसको हल्के से पानी के अंदर। आपने इसको दम के अंदर जो है वो हल्की आंच के ऊपर, सेब का बना रहे हैं, मुरब्बे का बना रहे हैं, आंवले का बना रहे हैं, ठीक है, हर का बना रहे हैं, जिस भी फ्रूट का आप जो है वो मुरब्बा बना रहे हैं, आपने थोड़ा सा पानी डाल के उसको जो है वो स्टीम के अंदर पहले गला लेना है। मैंने देखा है कि मोस्टली जो है ना वो डिस्कस करती हैं कि हमने जो है ना उसमें चीनी डाल दी, शक्कर डाल दी और वो उसी तरह खड़ी हैं, गल नहीं रही। तो कभी भी आपने डायरेक्ट जो है वो जो भी आप मुरब्बा बना रहे हैं आप वो डाल के फौरन चीनी डाल देंगे तो वो बिल्कुल हार्ड रहेंगी, गलेंगी नहीं। तो आपने यहाँ पहले स्टीम करना है, या आपने थोड़े से पानी के अंदर इसको दम के अंदर जो है वो हाफ डन जो है वो कर लेना है, पूरा इनको जो है वो आपने गलाना नहीं है। ये क्या है? ठीक है, ये आलू बुखारा है, ये देखें आलू बुखारा जो है वो आपको पता है कि पहले जो है वो शादियों वगैरह के अंदर, ये खाएं जरा, इसको लें, शादियों वगैरह के अंदर आप देखें कि कितना ज़्यादा जो है ये इसका जो है ना वो चटनी होती थी शादियों में, खाने के साथ या खाने के बाद खाते थे। तो ये खाने को डाइजेस्ट करने के लिए जो है वो बहुत ज़बरदस्त है। तो इसको भी लाजमी जो है ये आप जो है वो आलू बुखारा, ड्राई आलू बुखारा, इसकी भी मैं रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। ये बना के ज़रूर आप अपने डाइनिंग पे रखें। ठीक है, जिन लोगों को जो है वो ब्लॉटिंग वगैरह हो जाती है, खाना डाइजेस्ट नहीं होता, ठीक है, अचार वगैरह पसंद नहीं करते, तो ये वाली जो ऑप्शन है वो बेहतरीन है और बहुत मज़े की है। और बच्चे जो है वो इसको बहुत शौक से, बच्चियाँ खासकर लड़कियाँ इस तरह की चीज़ें ज़्यादा पसंद करती हैं, बहुत मज़े का। हमने जो है वो इस तरीके से गाजर सेब को छील के इस तरह से जो है वो काट के, तो इसको जो है वो थोड़े से पानी के अंदर जो है वो इसको हम जो है वो इस तरह से बॉईल करेंगे। ठीक है, चीनी कब डालेंगे? चीनी हमने डालनी है जब मैंने आपको बताया ना हाफ डन हो जाएंगे, ठीक है, तब चीनी डालनी है। अभी ये इस तरीके से जब तक जो है ये हाफ डन हो रहे हैं ना तो मुरब्बे के लिए, ठीक है, तो हमने जो है वो शीरा बनाना है। शीरा ये देखें मैंने पहले से जो है ये बनाया हुआ है, ठीक है। शीरे के लिए आपने क्या करना है, अलग से आपने जो है वो फ्राई पैन के अंदर चीनी जो है वो डाल के उसको जो है वो पका लेना है, ठीक है। ये मैंने इस तरह से बनाया हुआ है, आप अलग से भी शीरा बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, नहीं तो ये देखें हाफ डन हो गई हैं, गाजरें भी, सेब भी,
इस स्टेज के ऊपर हमने इसके अंदर जो है वो चीनी डाल देनी है, ठीक है। ये देखें, अगर शीरा नहीं बना रहे तो, हाँ शीरा नहीं बना रहे तो आप इस तरीके से डायरेक्ट भी जो है वो इस तरह से हाफ डन करके तो आप जो है वो इसके अंदर इस तरह से चीनी डाल देंगे, ठीक है। इसका जो है वो साथ साथ ये बाकी की जो है वो गल जाएंगी और साथ साथ जो है ना हमारा शीरा जो है ये रेडी हो जाएगा, ठीक है। तो इसको जो है वो इसके अंदर साथ हम डालेंगे लेमन जूस, ठीक है। जिस तरह से लेमन जूस इसलिए डालेंगे कि क्योंकि चीनी है बहुत मीठी है, इससे जो है ना वो बैलेंस हो जाता है, जेली जैसा जो होता है, जैम जैसा फ्लेवर इसका आ जाएगा, ठीक है। और बहुत ज्यादा मीठा जो है ना वो नहीं होगा, फिर आपको पता है कि ज्यादा मीठा हो तो खाया भी नहीं जाता। तो मिठास को बैलेंस करने के लिए जो है वो इसके अंदर हम 1 या 2 जो है वो लेमन का जूस जो है वो आपने डालना है। इसके साथ बहुत मजे का हो जाता है और खाया जाएगा, ठीक है। जब चीनी अच्छी तरह से जो है वो इसके अंदर मेल्ट हो जाए, मिल गई जी विटामिन सी, आपको पता है लेमन के अंदर जो है वो रिच विटामिन सी है। जिनको कोई खटास वगैरह से इशू है तो वो बेशक जो है वो इसको स्किप भी कर सकती हैं। ये क्या है बाबू, ये वाला व्हाइट कलर का? हाँ जी, ये बांस का मुरब्बा है। अभी ये सारे, हाँ जी, अभी ये सारे मुरब्बों की जो है वो मैं आपको बेनिफिट्स बताती हूँ। इन्हें आप घर में भी बना सकते हैं और ये आपको पंसारी, अच्छे पंसारी के शॉप से भी जो है ये बने बनाए भी मिल जाते हैं, ठीक है। ये देखिए ये शीरा बनना शुरू हो गया इस तरीके से, ठीक है। कोई इतना टाइम नहीं लगता, बहुत इजी है। आधे घंटे के अंदर आप 4 से 5 किलो गाजर का या सेब का आराम से जो है ये आप मुरब्बा बना सकते हैं। मैं तो ये कह रही हूँ कि घर में कुछ खाने को नहीं पकाओ तो बासी रोटी ले बंदा चटनी के साथ खा ले, आलू के साथ। जी बिल्कुल, ये देखिए मजे की लग रही है। ये देखिए ये बिल्कुल जो है वो चीनी जो है वो इस तरीके से मेल्ट हो गई है। हमने इसको बहुत ज्यादा थिक नहीं करना, ठीक है। इस फेज पे हम कर देंगे आग को बंद जब ये बबल्स उठ रहे हो, ठीक है। अब इसके बाद हमने इसके अंदर क्या करना है, तकरीबन 1 टेबलस्पून ऑर्गेनिक सिरका इसको पूरे साल के लिए प्रिजर्व करेगा। पूरे साल के लिए आपका ये मुरब्बा जो है ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। तकरीबन जी 1 टेबलस्पून के करीब हमने इसके अंदर जो है वो सिरका डाल दिया। ये वाला आपका मुरब्बा अब पूरे साल के लिए रेडी है, ठीक है। इसको जो है वो आप बना के आप जो है वो रखें। अब जिस तरह से बच्चे हैं, बच्चे आजकल जो है वो आप देखें कि स्कूल कॉलेज जाते हुए कुछ भी नहीं खाते हैं, खाली पेट जाते हैं। तो ये मुरब्बा अगर बना के, मेरी जो बड़ी बेटी है जो फैशन डिजाइनर है तो वो इतना पसंद करती है मुरब्बों को, सेब का। और ये मुरब्बा जो है ना मैं लाजमी जो है वो उसको बना के देती हूँ, जल्दी में कुछ नहीं है ना। तो 2 या 3 मुरब्बे की अगर आप 2 या 3 मुरब्बे की जो काशे है ना, ये देखिए रेडी हो गया। कितना टाइम लगा, बात करते करते हमारा जो है वो सेब का और गाजर का मुरब्बा रेडी है। तो ये बच्चों को जो है वो गाजर, आपको पता है जैसे हम नज़र की बात कर रहे थे, ये दिमाग के लिए विटामिन इसके अंदर ए रिच है, ठीक है। विटामिन ए आपकी आंखों के लिए, आपकी नज़र के लिए, एंटी एजिंग के लिए, खून की कमी है जिन लोगों को उनके लिए सेब और गाजर का मुरब्बा बेहतरीन है। तो इस तरह के बच्चे के सुबह कुछ नहीं खा के जाते, 3-4 आप जो है वो गाजर, 1 सेब जो है वो कटोरी के अंदर उनको डाल दें काट के, तो वो लाजमी जो है वो खाली पेट आप अपने बच्चों को जो है ना ये लाजमी खिलाएं। अच्छा, हम इसको पीस नहीं सकते इसको? आप हाँ जी बिल्कुल इसी तरह से खा लें, चंक्स में खा लें इसको, चंक्स करके। अच्छा। तो आप उसके अंदर भी जैसे अगर हम इसको पीस के जैम की तरह अगर लगा दें वो भी कर सकते हैं? जी वो भी बेस्ट है, बहुत बेस्ट लगा दिया, रोटी पे लगा दिया। आप जिस तरह से हमने शीरा बनाया, मैंने इस तरह से साबुत रखी है। आप क्या करें, मोटा मोटा गाजर को जो है वो कश कर लें, मोटा सा गाजर को कश कर लें। दोनों को अगर मिक्स करके सेब को और इसको करना है, सेब की भी जो है वो बारीक बारीक काशे काट लें। इसको आप इसी तरह से थोड़े से पानी के अंदर या स्टीम में इसको थोड़ा सा पहले डन कर लें। उसके बाद चीनी डालें, 4 से 5 मिनट के बाद जो है वो इसको थोड़ा ठंडा करके इसके अंदर लेमन और थोड़ा सा सिरका डाल लेंगे। ये आपका नेचुरल जो है वो होममेड जैम जो है वो बन जाए। मज़ा आ गया। मैं तो भाई आलू बुखारी की चटनी में बहुत इंजॉय की है। वैसे वाकई सर्दियाँ ये चीज़ें बनाए अपने घर में होनी चाहिए। ब्रेक के बाद मिलते हैं, नहीं यार आप और चीज़ें सिखाएंगे, यहाँ पे आ जाए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। और नाजरीन, हम अब बता रहे थे आपको यहाँ पर मुरब्बे के बारे में, ठीक है। सेब का मुरब्बा आपने बता दिया, अब उसमें गाजर भी थी, उसमें नींबू भी था और बहुत आसान था बनाने के लिए और सेहतमंद अलग। और कौन सी चीज़ है जो आप ज़रूरी आप बनाना? हाँ जी, मैं एक चीज़ जो है वो शेयर करना चाहूँगी। शादियों का सीज़न है और जो बच्चियाँ हैं उनके जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो मसले मसाइल हैं, ठीक है। पिगमेंटेशन को लेके, स्किन पे ग्लो नहीं है या कॉन्स्टिपेशन है, इस तरह के मसले मसाइल। तो उसके लिए जो है वो मैं आज आप लोगों
लोगों के साथ एक इतनी ज़बरदस्त रेमेडी शेयर करूंगी कि अपकमिंग जो भी ब्राइड्स हैं, अगर ब्राइडल नहीं भी हैं, जिन बच्चियों के जो है वो पसीने से, ये थोड़ा सा खा के देखें आप, जो हम बनाने जा रहे हैं ना, पहले आप खाएं, फिर हम इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करते हैं। जिन बच्चियों, गुलकंद, जिन बच्चियों के पसीने से जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो स्मेल आती है, डेली बेसिस पे दिन में 2 दफ़ा भी नहाएं, लेकिन ये मसला होता है, कॉन्स्टिपेशन है और जो भी प्रॉब्लम्स है, मसले मसाइल है, पिगमेंटेशन है, रंग जो है वो टैन हो रहा है, ग्लो नहीं स्किन कर रही, तो उसके लिए आप लोगों ने क्या लेना है कि आपने देसी गुलाब की पत्तियाँ लेनी है। जिस तरह से ये मैंने ली है, इनको धो के अच्छी तरह से आपने इनकी जो टहनियाँ वगैरह है, ये इसके अंदर से जो है ना आपने पत्ते और इसकी टहनियाँ ये आपने जो है वो इसमें से निकाल देनी है, ठीक है। गुलाब की पत्तियां और साथ जो है वो मैरीगोल्ड, गेंदे के फूल। गेंदे के फूल की जो ये क्वालिटी है कि जिस तरह से अगर आपकी जो है वो एक्नी चली गई है, सिस्ट बनी हुई है, ये जैसे गुठलियां सी बन जाती हैं, दाने के ऊपर जो पीछे रह जाती है, जी जी, पिगमेंटेशन किसी वजह से जो है वो नहीं जा रही, ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स का मुंह नहीं बन रहा होता, ठीक है, ये वाले इश्यूज होते हैं, तो आपने क्या करना है, जितनी आपने गुलाब की पत्तियां ली हैं उतने ही आपने गेंदे के, और ये देखें चारों तरफ लगे हुए सस्ते तरीन, आपका कुछ भी नहीं लगना, आपने जो है वो फूल जो है वो जहाँ देसी गुलाब लगा हुआ है उतारे, उन्हें धो लें, गेंदे के फूल जो है वो उतारे, वो धो लें। इसके बाद आपने क्या करना है कि अच्छी तरह से आपने जो है वो हाइजीन का इसके अंदर जो है वो आपने, क्योंकि इसका जो प्रोसीजर है, जो इसका तरीकाकार है बनाने का, वो जो है वो थोड़ा सा टेक्निकल है। अच्छा। इसी प्रोसेस के साथ, इसी प्रोसीजर से जो है वो आपने ये बना के रखना है। इसको भी बना के आप जो है वो फ्रिज में रखें। ये लगाने वाला है, खाने वाला है? ये खाने के लिए, आपको मैंने खिलाया ना, ठीक है। ये बराबर मिकदार में हमने गुलाब की पत्तियां ली, गेंदे के फूल लिए, और उसके अंदर हमने जो है वो तकरीबन 1 कप के बराबर जो है वो इसके अंदर हमने चीनी डालनी है, ठीक है। और इसी के अंदर जो है वो हमने 3 से 4 जो है वो लेमन जूस डालना है, ठीक है। इसका भी लेमन जूस, एक तो विटामिन सी आपको मिलेगा, दूसरे नंबर पे क्योंकि चीनी हम डाल रहे हैं तो ये जो है वो चीनी को बैलेंस कर देगा, क्योंकि जो मीठा होता है बहुत ज्यादा वो खाया नहीं जाता, लेकिन जब लेकिन जब आप इसके अंदर जो है वो लेमन डाल लेंगे तो इसका टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा हो जाएगा, मजे का हो जाएगा। असल में चीनी का भी टेस्ट फ्लेवर खोल देता है नींबू ना। हाँ जी बिल्कुल। और इसके अंदर फिर जो है वो आपने तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब जो है वो सिरका डाल देना है। सिरका जो है क्योंकि ये सिरके में बना हुआ है और ये तकरीबन 6 माह हो गए हैं, तो ये जो है वो सिरका इसको खराब नहीं होने देता। उसके बाद आपने इस तरीके से ये बना हुआ था जी, ये बना हुआ था, बहुत ईजी है इसको जो है ये बनाना, ठीक है। ये कैमोमाइला के भी फूल इसके अंदर आ गए, ये भी मैंने डाल दिया। ये आपके स्ट्रेस को जो है वो कम करेगा, आपके मसल्स को जो है ये रिलैक्स करेगा, ठीक है। ये जो बच्चियां हैं जो चाह रही हैं कि किसी भी तरह से क्रीमें लगा के स्किन का बेड़ा गर्क कर लिया है, रंग किसी तरह से साफ नहीं हो रहा, अच्छाइयां नहीं जा रही, स्किन पे ग्लो नहीं आ रहा, कॉन्स्टिपेशन है, बाल गिर रहे हैं, बाल नहीं भर रहे, तो ये जो है ना बच्चियां बना के इसको रख लें, ठीक है। अच्छे से आपने इस तरह से इसको जो है ना इसके अंदर मसल लेना है, ठीक है। इसको मसल के आपने फिर क्या करना है, इसको आपने एक मर्तबान के अंदर डाल के तो इसको आपने रख देना है, ठीक है। तो ये 10 से 15 दिन के लिए जो है वो आपके किचन में पड़ा रहे। आपने इसको थोड़ा सा जो चम्मच से मिक्स करते चले जाना है, ठीक है। और इसको जो है वो आपने गंदे हाथ नहीं लगाने। इसके अंदर जो फूल आपने धोए हैं, पानी नहीं होना चाहिए ज़रा सा भी। फूल धोने के बाद पंखे के नीचे रख के इनको अच्छी तरह से खुश्क कर ले। तो इसकी चीनी को बेसिकली हल कर रही हैं आप? हाँ जी बिल्कुल, ये सारे बिल्कुल मसल के मिक्स होके तो जो है ये बहुत थोड़ा सा, तो ये बन तो गुलकंद रहा है जी, गुलकंद जो हम पान में खाते हैं जी, ये वही गुलकंद है, ये वही गुलकंद है। ये रेसिपी है, जी जी जी, इस तरह से बनता है। मैंने इसके अंदर जो है वो गेंदे के फूलों की एडिशन की है, क्योंकि ये दोनों मिलके जो है वो कलर को जिस तरह से मैंने बताया, ये छाइयों के लिए बहुत अच्छा है। जिनकी छाइयाँ पिगमेंटेशन किस तरह से नहीं जा रही, तो वो ये जो है ये गुलकंद जो है वो बना के रखें। तो इसको जो है वो आप दिन के अंदर रात को सोने से पहले भी दूध के साथ भी ले सकते हैं, और इसको आप जो है वो खाली पेट भी जो है वो खाना शुरू करें, नाश्ता आप इसका करें, तो आप देखें कि आपकी स्किन पे कितना ज्यादा जो है वो ग्लो आएगा। ये 1 टेबलस्पून के करीब जो है वो आप इसको जो है वो लें। हाँ,
तो इसके ये उन लोगों के लिए भी, बच्चियों के लिए बहुत बेहतर है। कॉन्स्टिपेशन है, ठीक है। और दूसरे नंबर पे जिन लोगों की गर्मियों के अंदर पसीना बहुत ज़्यादा आता है और पसीने से स्मेल आती है बहुत ज़्यादा, मर्द हजरात भी कि आप देखें कि पसीने की वजह से जो है वो शर्ट जहाँ से पसीना आता है, अंडर आर्मपिट्स वगैरह, वहाँ पे वो कपड़ा ही जो है वो फेंट हो जाता है। ये आपके साथ मैं पूरा शो करूंगी, पसीने के ऊपर मेरा एक पूरा सेगमेंट आपने करके देना है, जिसमें हमने लोगों को सिर्फ ये बताना है कि पसीने की बदबू से कैसे निजात हासिल कर सकते हैं। और बॉडी भी जो स्टिंग करना शुरू कर देती है ना, जी 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 जी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं फिर ये जो बाकी मुरब्बे भी हैं उनकी तरफ। बट दिस इज अ वेरी नाइस थिंग, गुलकंद घर में खाइए। और क्या बात है आपा जी। वेलकम बैक। और नाज़रीन, अब हम बनाने जा रहे हैं कोई आमले का, ये वाला जिसका मुझे इंतजार है, कब करेंगे? हाँ जी, मुरब्बे जो है वो हम सारे जो रेसिपी मैंने शेयर की है उसी मेथड से बनाएंगे, ठीक है। इसके बाद जो है ये सफरे जल, बही दाना, ये भी जो है वो बहुत सस्ता और आजकल जो है ये मार्केट में अवेलेबल है। अच्छा। तो इसका जो बेनिफिट है, ये आप बेशक अगर खुद नहीं बनाना चाह रहे, जैसे मैंने आपको बताया कि पंसारी की दुकान वगैरह पे या हमारे पाकिस्तान के ही ऑर्गेनिक अच्छे ब्रांड्स हैं, उनके भी जो है ये मुरब्बे मिल जाते हैं। अच्छा। तो जो सफरे जल या बेही दाना है, जिस तरह से आजकल जो है वो प्रॉब्लम इशू आ रहा है, नज़ला जुकाम, खांसी, फ्लू, एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक ले लेके आप तंग आ गए हैं, लेकिन आपका किसी भी तरह से कंजेशन, नज़ला जुकाम, बलगम और जोड़ों की दर्द, कोई भी आपके मौसम से रिलेटेड सर्दियों के अंदर कोई भी हेल्थ इश्यूज वगैरह प्रॉब्लम्स है, तो सफरे जल बही दाने का जो है ये मुरब्बा, ये बुजुर्ग हजरात के लिए भी बेहतरीन है। तो ये जो मुरब्बा है ये आपका बेहतरीन है, दिल को जो है ये ताकत देता है, दिमाग को ताकत देता है, आपके जो है वो गट हेल्थ के लिए जो है वो बेहतरीन है। और वो बच्चे जो दिमागी काम करते हैं बहुत ज़्यादा, पढ़ाई, कंप्यूटर पे सारा दिन बैठना, जिसकी वजह से नज़ला जुकाम वगैरह की वजह से बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे होते हैं, तो बही दाने का मुरब्बा जो है ये आप 1 या 2 पीस जो है ये इसके इस तरह से बहुत ज़्यादा जो है वो आपको जो है वो इतना भी पीस अगर आप जो है वो डेली बेसिस पे ले लेते हैं दूध के साथ, और रात को भी आप इसको, नहीं तो मोस्टली जो है ये कॉन्सेप्ट है कि सुबह में ही लेना, आप रात को भी जो है वो दूध के साथ बच्चों को सुबह में भी एक लें, रात को भी लें, और बुजुर्ग हजरात भी जो है वो इसको लाजमी लें। और ये सुन्नत भी है, इस फल का जिक्र जो है वो अहदीस में भी है। तो जो है ये बही दाना सफरे जल का मुरब्बा, ये जो है वो बेहतरीन है। और प्रोसेस वही है जो पहले बताया था, गाजर और सेब जी जी, बने बनाए आप ले लें अगर आपके पास जो है वो इतना टाइम नहीं है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है बांस का मुरब्बा। जो बांस होता है, ये जिन बच्चों के जो है वो कद नहीं बढ़ रहे, ठीक है, तो फैमिली के अंदर भी ये इशू है या कोई भी जो है वो प्रॉब्लम है, इशू है, जिस तरह से आपने हड्डियों की बात की कि हड्डियां जो है वो कमजोर हैं, जोड़ों में जो है वो छोटे बच्चे हैं उनके जोड़ों में भी जो है वो दर्द है, तो उनके लिए जो है ये बांस का मुरब्बा जो है ये बेहतरीन है, ठीक है। तो बांस का मुरब्बा जो है ये रात के टाइम जो है वो बहुत ज्यादा इसके बेनिफिट्स हैं। दूध के साथ जो बच्चे अभी छोटे हैं और आप चाह रहे हैं जिस तरह से 8 साल 10 साल की एज है कि बच्चे का कद नहीं बढ़ रहा, रुक गया है, तो आप जो है वो 3 या 4 पीस इस तरीके से जो है वो बांस के मुरब्बे के दें दूध के साथ। ये भी बताते हैं, बस 1 मिनट है हमारे पास। इंशाल्लाह ताला बच्चे का कद जो है ये बढ़ना शुरू हो जाएगा। ये कौन सा है? आमला। और हमने जो है वो जिस तरह से भेड़, जिस तरह से कोई भी आपको जो है वो स्टमक के इश्यूज हैं, 2 आमला, 1 जो है वो हर्ड, इसको जो है वो आप खाना शुरू करें, जितनी मर्जी पुरानी कब्ज हो इसके साथ जो है वो ख़त्म हो जाती है। उसके बाद सेब के मुरब्बे की बात हम कर चुके हैं। सेब का मुरब्बा दिमाग को जो है वो ताकत देता है, खून की कमी को पूरा करता है। एक सेब और एक गाजर, ये वाले जो 2 मुरब्बे हैं ये लाजमी आप अपने बच्चों को जो है ये खिलाएं, ठीक है। ये खून की कमी को पूरा करने के लिए, दिमाग को जो है वो ताकत, और नजर के लिए जो है वो गाजर का जूस और इसके मुरब्बे से बेहतर कोई चीज, कोई शक नहीं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा आपने आज का सेगमेंट हमारे साथ किया। अपना बहुत ख्याल रखिए, चीज़ें बनाइए, इस्तेमाल कीजिए, अपनी लाइफ को चेंज कीजिए। अल्लाह हाफिज़।